26 फरवरी 2019 भारत ने पाकिस्तानी इलाके के ऊपर मिसाइल दागे बालाकोट के अंदर, और दावा ये किया कि वहाँ एक कैंप था जिसको हमने तबाह कर दिया। ये सारा एक जाली ड्रामा था जिसके अंदर ना कोई कैंप बाद में बरामद हुआ, और उस स्ट्राइक का जवाब ये था कि पाकिस्तान ने अगले ही रोज़ एक ऐसा मजबूत और ताकतवर किस्म का रिस्पांस दिया जिसके नतीजे में भारतीय फ़िज़ाइया के 2 जहाज़ भी तबाह हुए, और उनका पायलट अभिनंदन वो भी पाकिस्तानी इलाके में उसका जहाज़ गिरकर तबाह भी हुआ और वो गिरफ़्तार भी हुआ, जिसे बाद में पाकिस्तान ने एक पीसफुल जेस्चर के तौर पर उसको रिहा भी कर दिया और भारत के हवाले कर दिया गया उस पायलट को। पाकिस्तान की जानिब से जिन 2, मैं तो कहूँगा कि हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, वो जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर बहुत से दीगर लोगों के साथ हिस्सा लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त उनके हिस्से में लिखी कि उन्होंने वो भारतीय फ़िज़ाइया के जहाज़ मार गिराए। उनमें एक विंग कमांडर हसन सिद्दीकी और दूसरे एयर कमोडोर नमान अली ख़ान। तो एयर कमोडोर नमान अली ख़ान प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया आप नमान साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। थैंक यू नदीम साहब। और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और आप उन नेशनल हीरोज़ में हैं जिनसे मिलकर हमेशा दिल को खुशी होती है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की खातिर एक ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिससे हमने अपने दुश्मन को फौरी तौर पर जवाब दिया। आपकी अपनी फीलिंग उस वक्त कैसी थी और अब कैसा महसूस करते हैं? आप समझे, वो तो एक उस वक्त जो जज्बा था पूरी कौम का, और जो हमारे दुश्मन ने हरकत की उस सिचुएशन में, नॉट टू रिस्पॉन्ड वाज नॉट एन ऑप्शन। द ओनली ऑप्शन वाज टू रिस्पॉन्ड एंड रिस्पॉन्ड इन एन एमिकेबल वे, सो दैट वो इसको याद रखें कि हमने किस कौम को ललकारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम के लिए हमें भेजा गया वो न सिर्फ हम करके आए बल्कि उसको बेहतरीन तरीके से करके आए। माशाल्लाह, कौम की इज़्ज़त और वक़ार में उससे इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 26 को ये वाक़या पेश आया जब भारतीय फ़िज़ाइया ने वो हिट किए मिसाइल, और अगले ही रोज़ आपका जवाब आया। तो ये टाइम दरमियान में बहुत थोड़ा है। तो हम तो सोचते हैं कि जब कोई आपने कोई फ़िज़ाइया ने या फ़ौज ने कोई कार्रवाई करनी हो तो पहले अच्छी खासी आप एक वो वॉर गेमिंग करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये तो 24 घंटे से भी कम अरसे में आपने जवाब दे दिया। तो उसके लिए टाइम था आपके पास इतना? इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा कि हम फरवरी 2019 का एक जो रीजनल जियो पोलिटिकल कंस्ट्रक्ट था, अगर थोड़ा सा उसको देख लें। इलेक्शन का दौरा था इंडिया में, और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो अपने सेकंड टेन्योर के लिए स्ट्रगल कर रही थी, एंड दे नीडेड अ स्ट्रॉन्ग सम काइंड ऑफ एंटी पाकिस्तान नैरेटिव फॉर देयर इलेक्शन कैंपेन। एंड देयर केम द इंसिडेंट ऑफ 14 फरवरी जिसमें उनके 40 सोल्जर मारे गए, एंड फिर उसके बाद रिवेंज वाज द बज़वर्ड। तो 14 फरवरी को जब ये एक हम तो कहेंगे फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट था, और ये हमेशा से उनके नैरेटिव में रहा है कि जब भी कोई इस किस्म का हाइपोथेसिस अनफोल्ड होगा तो देयर विल ऑलवेज बी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फॉलोड बाय द बज़वर्ड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड रिवेंज। तो इस इंसिडेंट 14 फरवरी और 26 फरवरी में जो 2 हफ्ते का गैप था, सो प्रैक्टिकली देयर वाज नो सरप्राइज़। और इस किस्म के जो हाइपोथेसिस हैं वो हमारी रूटीन की जो ट्रेनिंग है उसमें भी शामिल है। तो एक तो 26 को कोई सरप्राइज़ नहीं था, और उसके रिस्पांस के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक फ़ज़ाइया है, कोई हमें ना कोई मोबिलाइजेशन चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एवर रेडी। तो इट वाज लाइक रूटीन फॉर अस। जब आप ऑपरेशन प्लान कर रहे थे तो उस वक्त अहदाफ क्या थे कि जाएं उनका कोई कैंप तबाह कर दें, क्या करें, कैसी चीज़ें आपने प्लान की थी, और फिर वो कैसे अभिनंदन आपके काबू कैसे आया? तो वो जो कुछ सवाल आते हैं ना कि 26 को उन्होंने किया तो हमने इतना देर से क्यों किया। तो जो सिर्फ टाइम था वो था कि क्या जवाब देना है और किस लेवल का जवाब देना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। तो जो इरेशनैलिटी अक्रॉस द बॉर्डर प्रिवेल कर रही थी, तो वो इधर नहीं थी। वी आर रैशनल द रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। तो हमने बड़ा मैयर्ड और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, और उसमें द एम वाज टेक द कॉन्फ्लिक्ट टू अ सर्टन लेवल टू डी एस्केलेट, सो दैट द एनिमी के पास जो ऑप्शन है वो कर्टेल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने वो काम किया, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। वो जहाज़ आपके कैसे काबू आए? तो वो जब हम थोड़ा टेक्निकल लेवल पे जाते हैं तो हमने जिस किस्म के टारगेट सिलेक्ट किए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि कोई हमने कैजुअलिटीज़ करनी है। तो टारगेट की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि हमने ऐसे टारगेट सिलेक्ट किए जिसमें मिनिमम ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हों।
और उसके बाद जो हमने टाइप ऑफ वेपन को चूज़ किया वो भी ऐसा था कि उस पर थ्रू आउट हमारा कंट्रोल हो। तो आपको याद होगा कि हमने बिल्कुल टर्मिनल स्टेजेस पे जाके उन वेपन्स को स्टीयर अवे कर दिया, जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट के लिए देख लें हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं। और तो जो दूसरा जहाज़ था उसका सुखोई, वो किधर गिरा जाकर? अच्छा, उसके बाद जब हमने शो ऑफ फोर्स किया, हमने फोर्स प्रोजेक्शन कर दी, तो जैसा कि उनका 26 फरवरी का अटैक एक कंप्रिहेंसिव फेलियर था, तो उसी तरह जो हमारे अटैक के बाद उनका रिस्पांस आया, काइंड ऑफ उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की कि ये तो हमारे ऊपर बॉम्बिंग हो गई, तो उनका रिस्पांस भी बड़ा इल प्रिपेयर्ड, इल प्लान्ड था। तो उस रिस्पांस में जो हमारे जो सेट रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे उसके अंदर आता गया, तो देयर आर नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू शूट देम। क्या बात है। दूसरा जहाज़ उनका किस इलाके में गिरा? एक तो बिल्कुल जब शूट डाउन हो गया तो वो तो हमने कैप्चर भी कर लिया अभिनंदन वाला। दूसरा जो है वो चूंकि उसके पैरामीटर ऐसे थे कि जहाज़ ग्लाइड करता करता वापस इंडियन टेरिटरी में उसका रैकेज गिरा, रैकेज उसका उस तरफ गिरा। अब आपने ये जो ऑपरेशन था उसके बाद वाली अगर मैं आपसे फॉलो अप पूछूं तो उसके जहाज़ जो आए सारे वापस चले गए जब आपने स्ट्राइक्स की? जी बिल्कुल, 2 गिरे, बाकी वापस चले वापस चले गए। गए। नेक्स्ट डे उन्होंने एक अपने हेलीकॉप्टर को भी आई थिंक शूट डाउन नहीं। कर दिया था। अच्छा, जो आप कह लें कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो एम्बेडेड चीज़ें होती हैं वो उसके साथ उसका केओस, आप कह लें अनसर्टेनिटीज़, तो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में जो विक्ट्री है वो बिलोंग्स टू दैट साइड विच हैज़ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पैराफेनिलिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो बड़े रोबस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, तो उस केओस में उन्होंने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो ये उसी 15-20 मिनट के दौरान ही हुआ जब हमने अपने टारगेट एंगेज किए, उनके 2 जहाज़ गिराए, और इसी केओस में उन्होंने अपना खुद ही, जिसको हम फ्रेट्रिसाइड कहते हैं, तो वो उन्होंने अपना लेकिन उस वक्त एक पुलवामा था जिसके ऊपर वो बयानियाँ बना के तो एक वो डेवलप कर रहे थे, एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो था ना उसको हवा दे रहे थे। उनको सूट करता होगा, उनके इलेक्शन में आमतौर पे इस तरह के नारे अक्सर लगते हैं। लेकिन आज अगर देखें हम तो दुनिया बहुत आगे चल गई है। ये यूक्रेन वॉर में देखें या और जगहों पे देखें, वो ये ड्रोन बहुत यूज़ करने लग गए, आर्म ड्रोन्स वगैरह। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस का लेवल क्या वक्त के साथ साथ उसी तेज़ी से हम भी अपने आप को मॉडर्नाइज और वेल इक्विप कर रहे हैं? नदीम साहब, अगर हम पिछले 3 साल में एयरफोर्स की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखें तो वो 3-4 मेन कार्डिनल्स के ऊपर खड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, पिछले 3 सालों में एयरफोर्स ने हमारी लीडरशिप का जो विज़न है, हमने रिकॉर्ड इंडक्शंस किए। उसमें इक्विपमेंट की साइड पे चले जाएं तो आपने J-10C का सुना होगा, जो कि इस वक्त ख़िते में, मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उसमें उस क्लास का कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। आपने ड्रोन्स की बात की, आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम न सिर्फ आज जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, न सिर्फ वो ऑपरेट कर रहे हैं, बट उसमें हम काफ़ी हद तक इंडिजनाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं कि नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग दोज ड्रोन्स। और इसी क्लास में थोड़ा नीचे चले जाएँ तो फिर किलर ड्रोन्स और लाइटरिंग म्यूनिशंस आ रहे हैं, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ुद बना रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर इनको एक्सप्लेन कर दें, J-10C इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है? किससे हम दुनिया में कोई अमेरिकी या यूरोपियन जहाज़ है जिससे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं? आप इसको किसी भी दुनिया के जो 4.5 जन प्लस क्लास के फाइटर हैं उसमें ये टॉप पे है। आप इसको F-15 जो वेस्टर्न है, यूरो फाइटर है, इसी तरह जो इंडियन साइड पर राफेल है, तो इन सब के मुकाबले में ये एक सुपीरियर, अपनी क्लास के जहाज़ों में ये एक सुपीरियर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से आपने ड्रोन्स का तज़किरा किया कि आपके पास मॉडर्न ड्रोन्स अवेलेबल हैं, उन पे भी थोड़ी रोशनी डाल दें कि उनकी क्या क्या सलाहियतें हैं, किस टाइप के ड्रोन्स हमारे पास हैं? अगर हम ड्रोन्स की क्लासिफिकेशन देखें नदीम साहब, तो इसमें हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हैं जो कि बड़े अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम ख़िते में जो भी लेटेस्ट हैं वो इस वक्त हम ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल लेवल के ड्रोन्स पे आ जाएँ तो वो भी न सिर्फ हम ऑपरेट कर रहे हैं बल्कि हम खुद बना रहे हैं। और फिर आ जाते हैं आपके किलर ड्रोन्स, जो कि जिनका काम है कि जाके उन्होंने टारगेट एंगेज करना है और साथ ही खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाना है। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिजनाइजेशन के लेवल पे चले गए हैं और हम खुद बना रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त है। अभी रिसेंटली टर्किश आए हुए थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान, तो उनका एक वो जहाज़ है कान, उसके नाम से भी खबर ये चलती रही कि हम शायद उसमें भी
पाकिस्तान भी कोई जॉइंट प्रोडक्शन में हमारा भी हिस्सा है, तो अगर थोड़ा सा उस पर भी वजाहत जी हो जाए। बिल्कुल, उसमें भी अभी तो वो रिसर्च एंड डेवलप R&D फेज़ में है, तो उसमें काफ़ी हद तक हमारा कोलैबोरेशन है टर्किश साइड के साथ। माशाल्लाह। और उस जहाज़ की सलाहियतें क्या क्या? वो तो 5th जनरेशन में चला जाता है। जब हम 5th जनरेशन में चले जाते हैं तो फिर उसमें इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट, जो कि इंशाल्लाह कुछ अरसे में। और उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी? जी बिल्कुल, उसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें स्टेल्थ भी है, उसमें सुपर क्रूज भी है, तो वो फिर मल्टीपल चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अल्लाह ना करे कि इस इलाके में ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा हो जैसे पहले हमने माजी के अंदर वो वाक़यात देखे हैं, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारा रिस्पांस टाइम कितना अर्ली आप प्रिपेयर्ड होंगे और कितना ताकतवर तवाना होगा वो रिस्पांस? जो किसी भी एयरफोर्स की जो एक बुनियादी ज़रूरत है ना नदीम साहब, वो है उसकी ऑपरेशनल रेडीनेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की और स्पेशली पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल रेडीनेस है, उस पे न सिर्फ हमें फ़ख्र है बल्कि हम उसको गाहे बगाहे अपनी डिफरेंट एक्सरसाइजेज में न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी टेस्ट करते रहते हैं। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा 24 ममालिक के साथ हमारी एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज हुई इंडस शील्ड के नाम से, जिसमें 24 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया। तो न सिर्फ पाक फ़ज़ाइया विद इन द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी इज़ नोन फॉर इट्स प्रोफेशनलिज्म एंड इज़ अमंग द मोस्ट रेस्पेक्टेड एयर फोर्सेज इन द वर्ल्ड। एयर कमोडोर नुमान साहब, एक तो मैं कहता हूँ ना कि उस ऑपरेशन की वजह से आपकी हमारे दिलों में बहुत कदर है, लेकिन फ़ौज का हर एक उस सिपाही जो पाकिस्तान की खातिर लड़ता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है या मैदान जंग में अपना सीना तान के जाता है, वो सारों को हमारी तरफ से सलाम है। और आप हमारे हीरो हैं। आज आपसे इंटरव्यू करके, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा सुरखरू करे हर मैदान में, और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को, पाकिस्तानी फ़ौज को कामयाब रखे और मजबूत रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।